Assalamualaikum dear students, welcome to Near Peer. We have launched a very detailed and very holistic ISSB course. इस कोर्स के अंदर हम ISSB की प्राइमरली जो तीन मेजर डोमेन्स होती हैं which constitutes of डिप्टी प्रेसिडेंट, GTO, ग्रुप टास्क ऑफिसर एंड साइकोलॉजिस्ट. फिर इनके अंदर इनके जो सब टास्क हैं, लाइकवाइज GTO के अंदर उनके आउटडोर टास्क हैं जिसके अंदर ऑब्स्टिकल्स हैं, कमांड टास्क हैं, सेल्फ रिव्यू ग्रुप टास्क हैं, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क हैं. फिर इंडोर्स के अंदर ग्रुप उसके जो लेक्चरेट्स हैं, मिलिट्री प्लानिंग है. देन डिप्टी प्रेसिडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट उनके इंटरव्यूज हैं, उनकी जो है वो ग्रुप डिस्कशंस हैं. साइकोलॉजिस्ट के तमाम टेस्ट हैं रेंजिंग फ्रॉम मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट और उसके साथ साथ उनके जो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन, स्टोरी राइटिंग और तमाम के तमाम ISSB के टेस्ट. ना कि सिर्फ ISSB के तीन ब्रॉडर कंपोनेंट्स बल्कि इसके अलावा कि ISSB के अंदर आपने ओवरऑल जो स्टे है आपका उसके अंदर आपने अपना कंडक्ट कैसे रखना है. बाकी जो ISSB के अंदर एलिमेंट्स हैं जो वहाँ पे चाचे होते हैं जो आपसे डील कर रहे होते हैं, जब आप मस्जिद जा रहे होते हैं, जब आप वहाँ पे गिटार शॉप पे जा रहे होते हैं, जब आप वहाँ पे एंटी रूम के अंदर जो आप अपना लेजर टाइम अपना स्पेंड कर रहे होते हैं, आपके पिक्चर्स ले रहे होते हैं लोग, बहुत सारे हिडन एलिमेंट्स जो बताए नहीं जाते, जो जिनका बच्चों को पता नहीं होता, उन तमाम के बारे में डिटेल में डिस्कशन और उन सिचुएशंस को किस तरीके से डील करना है, उस एक ISSB का पूरा हॉलिस्टिक ओवरव्यू. इसके बाद उनके डिटेल जो है वो क्लासेस, उन क्लासेस के साथ साथ उनकी जो है वो प्रैक्टिस करवाना एक एक टेस्ट की, वो करना. ना कि सिर्फ ये बल्कि ISSB के अंदर ओवरऑल जो अपनी अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एलिमेंट है हम उसके ऊपर जो है वो फोकस करेंगे कि अपनी लीडरशिप स्किल्स किस तरीके से जो है वो पॉलिश करनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरीके से आपने अपने अंदर इनकलकेट करनी है थ्रू प्रैक्टिस. इनिशिएटिव जो है वो कितना मैटर करता है, क्या पहले नंबर पे बोलना है, क्या आखिरी नंबर पे बोलना है, क्या पहले नंबर पे कुछ जाना है, टीम को किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से टीम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट अगर हो जाता है तो उसको उस तरह की सिचुएशन को जो है वो डील करना है. ना कि सिर्फ ये बल्कि बहुत सारी इसके साथ साथ ISSB के अंदर वो चीज़ें जो इवेलुएट की जाती हैं थ्रू आउट द स्टे, उनके ऊपर डिटेल में ना कि सिर्फ बात होगी बल्कि उनकी प्रैक्टिस होगी और इवेलुएट किया जाएगा कि स्टूडेंट्स जो है वो कहाँ पे लैग कर रहे हैं, उसके ऊपर अगेन काम किया जाएगा और फिर प्रैक्टिस होगी और डिटेल फीडबैक्स होंगे ताकि ये चीज़ इंश्योर की जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ISSB को एस कर सकें. इसके अलावा जो इनिशियल टेस्ट होते हैं तमाम फोर्सेस के, उनके अंदर जो है उनकी थॉरो गाइडेंस, उनके MCQs, डिटेल्ड MCQs, जहां जहां सोर्सेज से जितने MCQs पास के अंदर आए हैं उनका एग्रीगेट वो प्रोवाइड किया जाएगा. उसके ऊपर गाइडेंस, फिर इनिशियल इंटरव्यू और तमाम के तमाम टेस्ट. इन शॉर्ट अगर मैं बात बोलूं तो फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट टू द फाइनल सिलेक्शन जो कॉल लेटर होता है वहां तक जो जो चीजें शामिल हैं उसके ऊपर इस कोर्स में डिटेल में ना कि सिर्फ बात होगी बल्कि टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, मॉक्स दिए जाएंगे, प्रैक्टिस करवाई जाएगी और उसके ऊपर डिटेल्ड फीडबैक दिया जाएगा. आज की हमारी जो फर्स्ट क्लास है, इस क्लास के अंदर हम प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान आर्मी नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर एज ऑफिसर जाने का प्रोसेस क्या है, पहले टेस्ट से लेके आखिरी टेस्ट तक. सेकेंड एजेंडा जो हमारा आज की क्लास का है उसके अंदर वी वुड बी डिस्कसिंग कि फौज में एज ऑफिसर जाना और ब्यूरोक्रेसी में जिसको हम CSS कहते हैं उसमें जाने का जो कंपैरिजन है उन टेस्टिंग मेथडोलॉजीज का और उन दोनों कैंडिडेट या उन दोनों बच्चों की जो सोच का फर्क है उसके ऊपर थोड़ी सी जो है वो हम आज की क्लास के अंदर बात करते हैं. तो लेट्स बिगिन टुडेस क्लास. आई एम अहमद ज़ियाब और मेरे साथ इस पूरे कोर्स के अंदर कोर्स डॉक्टर विशाल होंगे. We both have been recommended by the Inter Services Selection Board in 2014 and we are teaching ISSB since then, alhamdulillah. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो टेस्टिंग, जो पूरा जो टेस्ट का फ्लो है वो तीन स्टेजेस के अंदर जो है ना वो आर्म फोर्सेस के, भले वो आर्मी का हो, नेवी का हो, एयरफोर्स का हो, जो टेस्टिंग फ्लो है वो तीन स्टेजेस के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है. स्टेज नंबर 1 इज रिटन टेस्ट. उस रिटन टेस्ट के प्राइमरली फिर दो कंपोनेंट होते हैं. वन इज इंटेलिजेंस टेस्ट एंड अनदर इज एकेडमिक टेस्ट. इंटेलिजेंस टेस्ट जो होता है उसके अंदर फिर उसके दो सब कंपोनेंट होते हैं. वन इज वर्बल इंटेलिजेंस एंड अनदर इज नॉन वर्बल. ये दोनों क्या हैं, अगर मैं इसको आपको बहुत ही एक ब्रीफ ओवरव्यू दूं तो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर जो है वो सीक्वेंस सीरीज टाइप की जो है वो चीज़ें होती हैं और भी इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं. नॉन वर्बल के अंदर जो है वो पिक्चर्स यानी कि जो चीज़ें आप देख सकते हैं उनकी बेसिस के ऊपर आपको टेस्ट दिया जाता है. इन दोनों की प्रैक्टिस करना, इनके बारे में बताना, उसमें हम आने वाली क्लासेस के अंदर डिटेल में बात करेंगे. सेकेंड कॉम्पोनेंट ऑफ द रिटन टेस्ट कॉन्स्टिट्यूट्स एकेडमिक टेस्ट. एकेडमिक का मतलब पढ़ाई लिखाई वाला टेस्ट. ये फोर्सेस टू फोर्सेस वेरी करता है.
लाइकवाइज अगर आप पाकिस्तान आर्मी के अंदर दे रहे हैं तो वहाँ पे जनरल नॉलेज आ रही है, वहाँ पे मैथमेटिक्स आ रही है, वहाँ पे इस्लामियात आ रही है, वहाँ पे पाकिस्तान स्टडीज आ रही है, मगर वहाँ पे केमिस्ट्री नहीं आ रही। अगर आप नेवी में दे रहे हैं तो वहाँ पे केमिस्ट्री भी आ रही है, एयरफोर्स में दे रहे हैं तो वहाँ पे फिजिक्स आ रही है, कभी कभी जो है कंप्यूटर साइंस भी आ रही है। तो दिस इज हाउ इट वेरीज, यानी कि ये प्योर पढ़ाई से रिलेटेड जो है वो टेस्ट होता है। नॉर्मली ये एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होता है। तो ये हमारी होगी बात इसकी। जो सेकंड जो स्टेज होता है, सेकंड स्टेज इज ऑफ द प्रोसीजरल टेस्ट, यानी कि जो कैंडिडेट पहली स्टेज क्लियर कर लेते हैं, रिटन टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, वो फिर सेकंड स्टेज के अंदर आ जाते हैं। सेकंड स्टेज के अंदर क्या होता है? सेकंड स्टेज के अंदर 3 टेस्ट होते हैं। वन इज इंटरव्यू, another is medical, and somehow फिजिकल। ये जो फिजिकल है ये हर फोर्सेस के अंदर नहीं होता, हर टेस्ट में नहीं होता, कहीं पे होता है और कहीं पे नहीं होता, बट इंटरव्यू और मेडिकल कांस्टेंट है तमाम के तमाम टेस्ट के अंदर। अब हम जो हमारी आने वाली क्लासेस में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर आप आर्मी के अंदर लॉन्ग कोर्स में जा रहे हैं तो उसके अंदर क्या कौन कौन से टेस्ट हैं, उनके अंदर जो इनिशियल के अंदर क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं प्राइमरली उसके एकेडमिक के अंदर। फिर अगर आप जो है वो पीएन कैडेट यानी कि पाकिस्तान नेवी कैडेट के अंदर जा रहे हैं तो क्या है, और अगर एयरफोर्स की जीडीपी पायलट या उनकी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एयर डिफेंस और उनकी स्पेशल एलाइनमेंट ब्रांच के अंदर जा रहे हैं तो क्या क्या है, और डिटेल के अंदर और भी सारे लेडी कैडेट कोर्स उन तमाम को भी कैटर करेंगे। जो कैंडिडेट ये पहली 2 स्टेजेस सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं, एस कर लेते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, वो फिर चले जाते हैं ISSB के लिए, which is the detailed for almost 4 to 5 days residential examination। ISSB के once again इस कंपोनेंट के फिर आगे 3 इसके सब कंपोनेंट्स हैं। ग्रुप टास्क ऑफिसर इज वन आउट ऑफ देम, साइक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिप्टी प्रेसिडेंट। इनके अंदर कौन से टेस्ट होते हैं, फिर उनके अंदर क्या इवैल्यूएट किया जाता है, उनकी तैयारी किस तरीके से करनी है, आने वाली क्लासेस में उस पर डिटेल के अंदर जो है उनकी प्रैक्टिस भी की जाएगी और उस पर बात की जाएगी। ये तो एक मोटा मोटा एक था कि यार स्टेज 1 हो गया, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। ये बताने का मकसद बेसिकली था कि इसको हम कंपेयर करें सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज जो सीएसएस के एग्जामिनेशन होता है उससे। अब जो माइंडसेट है जिस कैंडिडेट का जो फौज में जाना चाहता है, वही कैंडिडेट जब फौज में नहीं हो सकता एज ऑफिसर तो देन ही ट्राइज एंड मोटिवेट्स हिमसेल्फ टू बिकम अ सीएसपी या सीएसएस ऑफिसर बनने की कोशिश करता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये होता क्यों है? क्योंकि वो जो कैंडिडेट है उसका सीरियसनेस का लेवल, उसकी जो लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है, उसकी जो लैक ऑफ मोटिवेशन होती है, या उसको लैक ऑफ राइट गाइडेंस होती है, वो नहीं होती, और वो ISSB की अपनी जो 2 अटेम्प्ट्स हैं वो मिस कर देता है और फिर कहता है कि अब जो है ना वो आई विल अटेम्प्ट एंड आई विल गो फॉर द CSS। अगर इसको मैं कंपेयर करूं तो CSS करना इज क्वाइट डिफिकल्ट, अकेडमिकली बात कर रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई के हिसाब से क्वाइट डिफिकल्ट देन एसिंग द ISSB। बट क्योंकि हम उसमें राइटली गाइडेड नहीं होते, उम्र थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम होती है, एजुकेशन जो है वो इंटरमीडिएट होती है, नॉर्मली मैं कह रहा हूँ बैचलर्स भी होती है, वरना तो थोड़ा सा ज़रा जो है वो ये प्रॉब्लम सामने आ जाते हैं। डिटेल में इसके ऊपर हम बात करते हैं। लाइकवाइज ज्वाइनिंग आर्म फोर्सेस एज एन ऑफिसर, CSS के भी जो है वो 3 स्टेजेस होती हैं। स्टेज नंबर 1 इज MPT टेस्ट। MPT उनका अगेन एक MCQs बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है। जो बंदा ये MCQs बेस्ड एक टेस्ट होता है। फिर इसके कंपोनेंट्स में फ़र्क है कि फोर्सेस के अंदर जो इनिशियल टेस्ट होता है उसमें थोड़ा सा जो है वो जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स था, यहाँ पे इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा जोर होता है, उर्दू भी इसका जो है वो पार्ट है, जनरल नॉलेज भी है, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स एंड सम अदर थिंग्स ऑल्सो। तो बट लाइकवाइज स्टेज सेम है। जो कैंडिडेट ये नंबर 1 क्वालिफाई कर लेता है वो फिर चले जाता है स्टेज 2 द मेजर CSS एग्जामिनेशन। हेयर व्हाट वाज द मेजर एग्जामिनेशन? ISSB। और जो फिर CSS का जो मेन एग्जामिनेशन है जो होता है ऑलमोस्ट 11 सब्जेक्ट्स एंड 1200 मार्क्स के ऊपर कॉन्स्टिट्यूट कर रहा होता है, 6 कंपलसरी एंड 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के ऊपर, तो वो फिर जो है वो क्वालिफाई कर जाता है थर्ड टेस्ट के लिए जो कि प्रोसीजरल टेस्ट होते हैं। इन प्रोसीजरल टेस्ट में क्या होता है? लाइकवाइज जो प्रोसीजरल टेस्ट है हमारे पास आर्म फोर्सेस के, इस प्रोसीजरल टेस्ट के अंदर वंस अगेन इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू, फिर वंस अगेन साइक टेस्ट होते हैं एंड मेडिकल होता है। तो अगर आप इवैल्यूएट करने की कोशिश करें तो अदर देन साइक टेस्ट यहाँ पे जो है वो फिजिकल टेस्ट होता है फोर्सेस में फिजिकल होता है, यहाँ पे साइक असेसमेंट होती है।
तो स्लाइटली डिफरेंस के साथ अगर आप देखें तो जो पूरा टेस्ट का जो फ्लो है और जो टेस्टिंग मैकेनिज्म है वो ऑलमोस्ट सेम है। वन मेन एग्जामिनेशन विच इज आईएसएसबी इन द फोर्सेस केस एंड सीएसएस इन द ब्यूरोक्रेसी केस। एक जो है वो एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट, यहाँ पे रिटन टेस्ट, यहाँ पे एमपीटी एंड सम प्रोसीजरल टेस्ट जो दोनों के अंदर कॉमन है। वहाँ पे स्टेज नंबर 2 पे मेन एग्जामिनेशन है और वहाँ पे स्टेज नंबर 3 पे मेन एग्जामिनेशन है। अब अगर मैं आपको सीएसएस के कैंडिडेट की बात बताऊँ तो वो ऑल्दो एनपीटी टेस्ट होता है, ऑल्दो प्रोसीजरल टेस्ट होते हैं, मगर वो बच्चा जो है वो 6 महीने पहले, साल पहले, इवन 2-2 साल पहले भी जो है वो सीएसएस की तैयारी कर रहे होते हैं। वो ना एमपीटी की कर रहे होते हैं ना प्रोसीजरल टेस्ट की कर रहे होते हैं। हमारे पास जो आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहता है बच्चा एज ऑफिसर, वो आईसीएसबी की तैयारी नहीं करता, वो इनिशियल पे फोकस कर रहा होता है। जबकि अगर आप इनिशियल का रेशियो देखें पास होने का तो वो शदीद अच्छा है, बहुत अच्छा है। और जो प्रोसीजरल टेस्ट का देखें उन बच्चों का जिन्होंने इनिशियल पास कर लिया, वो प्रोसीजरल टेस्ट कितने बच्चे पास करते हैं, अगर उनके अंदर कोई मेडिकल इशू ना हो जाए तो ऑलमोस्ट वो भी मेजॉरिटी जो है वो क्वालिफाई कर जाते हैं आईसीएसबी के लिए। बट हम लोग अपना मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं, लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं इन रिटन टेस्ट एंड प्रोसीजरल टेस्ट एंड वी डू नॉट फोकस ऑन द आईसीएसबी। और आईसीएसबी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कहें कि आप मैं 5 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में। सो मेनी स्टूडेंट्स कम टू अस एंड से सर मैं 10 दिन के बाद मेरी आईसीएसबी है, कि आप हमें बताएं कि आप क्या करें। 15 दिन बाद हमारी आईसीएसबी है, हमें जो है ना वो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट वो आप हमें दे दें, बस हमको लिख के चले जाएं, हमें पता हो कि यह आईसीएसबी के अंदर आ रहा है और हम जाके कर लें। भाई आईसीएसबी इज नॉट अबाउट दिस। आईसीएसबी इज द कंप्लीट टेस्ट ऑफ योर होल पर्सनैलिटी। आपको नहीं पता चलता, आप कहते हैं नॉर्मली स्टूडेंट क्या कहते हैं, मैंने तो सबसे ही किया था सर, मेरी तो कोई गलती नहीं हुई, मैंने तो ये भी ठीक कर लिया था, इंटरव्यू भी मेरा अच्छा हुआ, बट मैं रह गया। आप रह इसलिए गए क्योंकि आपने तैयारी कम की थी, आपकी पर्सनैलिटी का कैलिबर उस लेवल पे आया ही नहीं है जो वो टेस्ट कर रहे हैं, जो आपसे डिमांड कर रही है आर्म फोर्सेस एज एन ऑफिसर। सो इसलिए तैयारी करना शदीद ज़रूरी है। भले आप जो है वो मेरे से करें, आप किसी अकेडमी से जाके करें, आप जो है वो सेल्फ प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट सेल्फ प्रिपरेशन करके होते हैं, बट डू प्रिपेयर एंड प्रिपेयर प्रायर टू योर फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट ज़ाया करके ना जाए। जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट ज़ाया करके तैयारी करने जाते हैं तो इट मीन्स 50% आपके जो है वो चांसेस ऑलरेडी डिक्लाइन हो चुके हैं। सो ये जो कंपैरिजन बताना था, इस कंपैरिजन का मकसद ये था कि आप लोगों को थोड़ा सा बारह कराया जाए कि तैयारी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और आप लोगों ने तैयारी करके जाना है। वो आप सेल्फ करें या किसी अकेडमी से करें, नियर पीयर से करें, इट इज़ योर ओन सेल्फ कॉल। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड कि अब जो स्टेज नंबर 1 जो मैंने बताया अपनी लास्ट स्लाइड के अंदर, और स्टेज नंबर 2 प्रोसीजरल टेस्ट एंड द रिटन टेस्ट, ये दोनों स्टेजेस रिस्पेक्टिव फोर्सेस दे रही होती हैं। रिस्पेक्टिव फोर्सेस से क्या मतलब कि अगर मैं पीएमए लॉन्ग कोर्स का टेस्ट देना चाहता हूँ तो इस केस में आर्मी ले रही होगी। अगर मैं पीएन कैडेट जो होता है, ये नेवी का टेस्ट है, तो इसमें नेवी ले रही होगी सोली, नेवल सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर्स, और आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर सेम फॉर द एयरफोर्स जब ले रही होगी तो एयरफोर्स वाले उनके ऑफिसर्स, उनकी मेथडोलॉजी उसमें चल रही होगी और थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा उनके अंदर, प्राइमरली जो उनके रिटन टेस्ट होते हैं उनके अंदर। अगर मैं बात करूँ थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज आईएसएसबी की, आईएसएसबी कंबाइंड टेस्ट है। आईएसएसबी के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है कि अगर आप कहेंगे आप आर्मी की आईएसएसबी देने जा रहे हैं तो आपके 2 इंटरव्यू एक्स्ट्रा होंगे, अगर आप जो एयरफोर्स की देने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपसे ये चीज़ एक्स्ट्रा होगी। नो, आईएसएसबी के अंदर जो सब टेस्ट हैं वो 100% सेम है, भले आप किसी भी फोर्सेस के लिए जाएं। तो इसीलिए आईएसएसबी एक ट्राई फोर्सेस का कंबाइंड इदारा है, यानी आईएसएसबी के अंदर जो जीटी होते हैं, जो डिप्टी प्रेसिडेंट होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो तीनों फोर्सेस के, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के कंबाइंड होते हैं। यू डोंट नो बिकॉज दे आर नॉट वेयरिंग द यूनिफॉर्म, बट कभी हो सकता है कि आपका जो है वो डिप्टी प्रेसिडेंट आर्मी के बैठे हुए हो, लेफ्टिनेंट कर्नल, और वहाँ पे जो है वो नेवल कमांडर बैठे हुए हो किसी दोस्त के, कहीं पे जो है वो विंग कमांडर बैठे हुए हो एयरफोर्स के, तो यू डोंट नो। तीनों फोर्सेस का एक कंबाइंड टेस्ट है और उनके अंदर जो सब टेस्ट है उनके अंदर भी कोई डिफरेंस नहीं है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। बहुत सारी मिथ्स स्टूडेंट्स के अंदर होती हैं कि मेरी एज 21 साल से ज़्यादा है, मैं शायद एज ऑफिसर फौज ज्वाइन नहीं कर सकता। फीमेल्स को ये कंसर्न होता है कि हमारे लिए तो कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, बट फीमेल्स का ये बेसिकली मिथ जो है ना वो डीमिथिफाई कर दी है सिंफ आहा ने। आप लोग देख ही रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान आर्मी में, उनकी डिफरेंट कोर्स के अंदर फीमेल्स के लिए। फिर कुछ लोगों को ये इशू होता है कि यार मैं तो दुबई में रहता हूँ, मेरे तो फादर वहाँ पे जॉब करते हैं, सो आई एम लिविंग देयर, तो आई कैन नॉट, आई वांट टू जॉइन पाकिस्तान आर्म फोर्सेज एज एन ऑफिसर बट आई कैन नॉट। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो भी जा सकते हैं। कुछ लोगों को ये लग रहा होता है कि मैंने तो बैचलर्स किया हुआ है,
आर्ट्स के अंदर, मैंने तो कोई इंजीनियरिंग की हुई है, मैंने तो एमबीबीएस किया हुआ है, मेरी तो वुमन निकल गई है, मैं नहीं जा सकता। तो इन तमाम चीज़ों का आंसर देने के लिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ है। जेंडर में मेल्स भी जा सकते हैं, फीमेल्स भी जा सकती हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। फीमेल्स के लिए अब तो एक लेडी कैडेट कोर्स है, बहुत ही स्पेशल एक लेडी कैडेट कोर्स है, उसका बहुत अच्छा क्वांटम है, बहुत सारी फील्ड्स हैं। आने वाली क्लास के अंदर डिटेल में इसमें जो है ना वो बात करेंगे कि लेडी कैडेट कोर्स में फीमेल्स के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और अदर देन लेडी कैडेट कोर्स में उनके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और लेडी कैडेट कोर्स के अंदर कौन कौन सी अंदर उनके जो कोर्स है वहाँ पे फीमेल्स जो है वो ज्वाइन कर सकती हैं। एजुकेशन अगर बैकग्राउंड की बात करूँ तो इंटरमीडिएट, ए लेवल या फिर उसके इक्वलेंट्स अगर कोई भी आपने अमेरिकन एजुकेशन ली हुई है तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। फिर वो इंटरमीडिएट आपका जो है वो प्री इंजीनियरिंग में हो, आपका जो है वो प्री मेडिकल हो, आपका कंप्यूटर साइंस में हो, कहीं में भी हो आप जा सकते हैं रिगार्डलेस। ग्रेजुएशन की बात करें तो आपने बैचलर्स स्लैश मास्टर्स आपने किसी भी फील्ड के अंदर किया और यू नेम एनी फील्ड, आपने इंजीनियरिंग में किया हुआ है, मैकेट्रॉनिक्स, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्किटेक्चर, व्हाट नॉट। अगर आपने मास्टर्स इन एजुकेशन किया हुआ है, आपने एमए वैसे किया हुआ है जिसको हम आर्ट्स के सब्जेक्ट कहते हैं, इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज, व्हाट नॉट, आपने एमबीबीएस किया हुआ है, आपने जो है वो बीबीए किया हुआ है, आपने जो हमारे पास बिजनेस की डिग्रीज होती हैं, आपने एसीसीएसई किया हुआ है, आपने कुछ भी किया हुआ है, यू आर एलिजिबल। देयर आर सो मेनी फील्ड्स एंड अपॉर्चुनिटीज। इन कमिंग क्लासेस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन वेरी डिटेल कि कौन सी क्वालिफिकेशन, कौन सी डिग्री किस कोर्स के लिए एलिजिबल है और उसका क्या क्या उसकी जो है वो रिक्वायरमेंट है। फिर हम बात करें पाकिस्तानी तो कर ही सकते हैं। ड्यूअल नेशनल वी हैव द सेम राइट्स जो एक पाकिस्तानी के पास होते हैं। सिर्फ इसमें एक फर्क है कि अगर एक बंदा दुबई से बैठ के, यूएस से बैठ के, यूके से बैठ के एम्बेसी के थ्रू टेस्ट दे रहा है तो उसको अपनी नेशनैलिटी सरेंडर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो फाइनली सेलेक्ट हो जाता है तो उसको बिफोर ज्वाइनिंग अकेडमी, अगर आर्मी का है तो पीएमए अहमदाबाद वाली, अगर नेवी का है तो पीएनए और अदरवाइज पीएफ अकेडमी, उनकी ज्वाइनिंग से पहले, यानी कि आपने आईएसएसबी भी क्लियर कर ली, मेडिकल भी हो गया, अब आप ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं, उससे पहले आपको अपनी ड्यूअल दूसरी जो नेशनैलिटी है वो सरेंडर करनी पड़ेगी। अदरवाइज टेस्ट देने के लिए आपको सरेंडर करने की जरूरत नहीं है। नेशनैलिटी ड्यूअल रिटेन करते हुए आप दूसरा भी टेस्ट दे सकते हैं। एज ग्रुप की बात की जाए तो वो तो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ही लंबा उसके अंदर जो है वो पैकेट है। 16 साल की उम्र से स्टार्ट होता है, कहीं पे जो है वो 18 से 21 भी है, कहीं पे 16 से 22 है, कहीं पे 18 से 22 है, डिफरेंट है। आने वाली क्लास में डिटेल में करेंगे, मगर अगर एक ओवरऑल एक बात बताऊँ तो 16 ईयर से लेकर ऑलमोस्ट 35 तक जाता है, मगर 45 ईयर्स भी हो सकता है अगर आपने पीएचडी की भी है तो उनके लिए रिलैक्सेशन है। और जिन्होंने पीएचडी की भी होती है उनको फिर ग्रेड या उनके जो पोजीशन जो रैंक है वो भी सीजन होता है, नॉर्मली मेजर या फिर स्क्वाड्रन लीडर है। मुस्लिम तो जा ही सकते हैं, मुस्लिम के साथ नॉन मुस्लिम्स हैव आल्सो द इक्वल अपॉर्चुनिटी सपोज इफ दे आर रेजिडेंट ऑफ द पाकिस्तान। सो दिस इज, ये तमाम जो लोग हैं वो कर सकते थे। अब एक हम ब्रॉडर एक कंपैरिजन, जिस तरीके से हमने पहले सीएसएस की बात की, तो अब ज़रा हम उसका ज़रा क्वांटिटेटिव न्यूमेरिक जो है ना वो उसका हम ज़रा एक थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं कि आर्म फोर्सेस के अंदर कितने स्टूडेंट्स नॉर्मली जा रहे होते हैं और सीएसएस में कितने जा रहे होते हैं। दिस नंबर इज फॉर आर्म फोर्सेस। ये वो नंबर है बच्चों का 20,000 20,000 जो ऑलमोस्ट एनुअली आईएसएसबी के अंदर अपीयर होते हैं। ये बहुत ही क्रेडिबल सोर्सेज से ये डेटा लिया गया। अब इसमें से होते कितने, आईएसएसबी देने गए 20,000 लोग ऑलमोस्ट एक साल के अंदर। सिर्फ मैं इस टाइम बात कर रहा हूँ एक कोर्स की जो कि पीएमए लॉन्ग कोर्स है। एक कोर्स, बहुत सारे कोर्स हैं, पीएनसीटी यानी कि पाकिस्तान नेवी का कोर्स है, एयरफोर्स के हैं, फिर शॉर्ट कमीशन है, फिर लेडी कैडेट कोर्सेज हैं, बहुत कुछ है, डायरेक्ट शॉर्ट सर्विसेज कमीशन है। मगर मैं सिर्फ एक सिंगल पीएमए लॉन्ग कोर्स जो सबसे मशहूर है उसकी बात करता हूँ। इसमें ऑलमोस्ट 600 कैडेट्स सेलेक्ट होते हैं और ये साल में 2 बार होता है। तो इसका मतलब ऑलमोस्ट ऑन एवरेज 1200 स्टूडेंट्स इस एक कोर्स में सेलेक्ट होते हैं। 25,000 स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट सीएसएस का एग्जाम देते हैं, नॉट एमपीटी, सीएसएस का एग्जाम देते हैं। और इससे कम होते हैं, मगर 20,000 भी होते हैं, कभी 18 होते हैं, कभी 25 भी होते हैं। तो एक ऑलमोस्ट हमने मोटा फिगर लगाया। फाइनली
जिनकी सिलेक्शन होती है, जिनकी एलोकेशन होती है रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के अंदर, वो वेरी करती हैं 200 से 250। हम एक हायर नंबर ले लेते हैं 250 फाइनल। यहाँ पे था 1200 और यहाँ पे है 250, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स लोअर नंबर या 500%। आर्मी के सिर्फ एक कोर्स की बात कर रहा हूँ, एक कोर्स के अंदर ही अगर हम देखा जाए तो ऑलमोस्ट 500% या 5 टाइम्स बच्चे ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं पूरे के पूरे CSS के अंदर जो एलोकेशन है तमाम डिपार्टमेंट्स को मिला के। अगर इसमें इंक्लूड किया जाए नेवी, एयरफोर्स, शॉर्ट सर्विसेज कमीशन, लेडी कैडेट कोर्सेज, डायरेक्ट कमीशन, तो ये नंबर पता नहीं कितना 1000% से भी ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएगा। ये बताने का मकसद आपको सिर्फ एक है कि बच्चा कैंडिडेट जो CSS करना चाहता है वो वही होता है जो पहले फौज में जाना चाहता है। किसी भी वजूहात की वजह से वो जब नहीं जा पाता तो फिर वो कहता है कि अब मैंने CSS ऑफिसर बनना है। तो ये आप लोगों को एक इसका रियलाइजेशन पैदा करनी ज़रूरी है कि CSS के अंदर होने के चांसेस बेस्ड ऑन द डेटा आपके सामने, बेस्ड ऑन द डेटा बहुत कम है अगर उसको कंपेयर किया जाए ISSB से। और फिर उसके अंदर एकेडमिक बहुत ज़्यादा एकेडमिकली स्ट्रांग होना पड़ता है आपको, डिफरेंट जो है ना उन चीज़ों का डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर ग्रिप लेनी पड़ती है। मगर अगर मैं उसको एक अनफॉर्चुनेट पार्ट शेयर करूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास अपनी पहली ISSB फेल होके, नॉन रिकमेंड होके, यानी कि 50% चांसेस अपने खोने के बाद आते हैं कि सर अब हमें पता चल गया ISSB क्या होती है, उसका क्या क्या होता है, अब आप हमारी तैयारी करें, लेट्स गो दिस टाइम। बट मैं उनको कहता हूँ यार, यू ऑलरेडी लूज द 50% चांसेस ऑफ योर सक्सेस। तो ये कंपैरिजन कराने का जो मकसद है, जो वो आप लोगों को बताना कि आप लोगों को इस चीज़ का एहसास हो सके कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू प्रिपेयर फॉर द ISSB rather than going directly and jumping into it और फिर नॉट रिकमेंड होने के बाद जो है वो रियलाइज़ करना कि मैंने देना है। आने वाली क्लासेस के अंदर इंशाल्लाह ताला वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए प्लान की हुई हैं, बहुत मेहनत की हुई है। मॉक्स इंटरव्यूज देने हैं, फीडबैक देना है, ग्रुप डिस्कशंस करनी है, फीडबैक देना है, रीसेंट टॉपिक्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट, यूनिक और बहुत अच्छी और पढ़ाई लिखाई वाले आ रहे हैं, उसके ऊपर बातचीत करनी है। अखबार किस तरीके से पढ़नी है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किस तरीके से करनी है, ड्रेसिंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, आपके जो जेस्चर्स हैं उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है, कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी मैटर करती हैं, लीडरशिप स्किल नहीं है एक बच्चे के अंदर, आपने अपने अंदर पैदा करनी है, किस तरीके से करनी है, इनिशिएटिव कितना मैटर करता है और कैसे लेना है, कॉन्फिडेंस के बारे के अंदर इम्प्रूव करने में जो डिटेल सारी बातें हैं वो करेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाली क्लासेस के अंदर। स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।